हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल पे आपको मिल सकते हैं क्लास 10th और 9th के इंग्लिश और एसएसटी के सारे ही चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ टाइगर इन द जू पोएम, जो कि है क्लास 10th में। इस पोएम को हम बहुत ही डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पोएट के बारे में। तो इसके जो पोएट हैं वो है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। He was a prize-winning Welsh poet, and he also used to write the short stories. He taught at academic institutions in Britain and the United States, including Brigham Young University. Norris is considered one of the most important Welsh writers of the post-war. Post-war means after the war. Okay, now come to the main topic of the poem, which is the central idea of the poem. In this poem, the poet depicts the idea of freedom. Poet जो है वो हमें दिखाना चाहता है कि freedom is how much important, freedom कितनी ज़्यादा important है। मे बी वो ह्यूमन बींग्स हों, मे बी वो एनिमल्स हों, कोई भी हो, उनके लिए फ्रीडम जितनी ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंस रखती है उतनी ही इम्पोर्टेंस एनिमल्स के लिए भी रखती है। दे ऑल्सो लॉन्ग फॉर फ्रीडम. In the poem, the poet depicts the idea of freedom, that how freedom is important for everyone, whether it be an animal or a human being. The poet describes that the majesty of the tiger in his natural habitat can be seen easily. जब टाइगर अपने फॉरेस्ट में होता है या अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, उस टाइम पे हम उसकी मैजेस्टी को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। उसका जो कैलिबर होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है बनिस्बत उसके कि जब हम टाइगर को केज में देखें। जब केज में टाइगर को देखते हैं तो वो बिल्कुल हेल्पलेस सा लगता है। सामने उसके इतने सारे पब्लिक होती है जो उसको देख रही होती है, पर वो उनमें से किसी पे भी हमला नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकता। वो बिल्कुल हेल्पलेस सा होता है। लेकिन वही टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो उसका कैलिबर और उसकी मैजेस्टी जो होती है वो देखने लायक होती है। नाउ स्ट्रेट कम टू द पोएम. हियर इज़ द first stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. This is the first stanza, and here are some difficult words which came into this stanza. The first word is stalks. Stalks means to follow, to move slowly. Vivid. Vivid is bright colored or clear. Pads यानी पॉज ऑफ टाइगर, जो टाइगर के पंजे होते हैं वो। रेज बोलते हैं एंगर को, गुस्सा करने को। सो हियर वी गो. ही वर्ड, द प्रोनाउन ही हियर इज़ यूज्ड फॉर द टाइगर. जो यहाँ पर ही वर्ड है, जो ही प्रोनाउन है वो यूज़ हुआ है टाइगर के लिए. सो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसमें कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं. ओके, तो ही स्टॉक्स, द टाइगर मूव्स in his vivid stripes. The tiger has stripes like brown stripes, so he moves with his vivid stripes the few steps of his cage. Here the word few is noticeable because the cage, जो केज होता है वो ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है. केज आपको बहुत बड़ा तो मिलेगा नहीं, प्रिजन तो प्रिजन जैसा ही होगा. तो he had only few steps to walk. The few steps of his cage on pads of velvet. Pads of velvet here is used for the टाइगर्स पॉज, उसके पंजों के लिए यूज़ हुआ है. तो वो अपने पंजों पे खामोशी से चल रहा है. जो टाइगर वगैरह होते हैं, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही गद्देदार होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, ताकि वो जब मूव करते हैं तो उसमें से आवाज़ ही नहीं आती. बिल्कुल क्वाइटली वो मूव कर सकते हैं, शिकार को बिल्कुल पता भी नहीं चलता. इन हिज क्वाइट रेज, हियर द क्वाइट और रेज, टू कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड. Tiger is quiet in the cage because he is helpless, but his inner feelings are that he is in much anger. तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है दोनों सिचुएशंस का, कि जो टाइगर है वो चुप तो है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल गुस्से में है. बिकॉज ही वॉन्ट्स फ्रीडम, ही इज़ हेल्पलेस इन द केज, ही डज नॉट लाइक हिज सिचुएशन इन द केज, ही वॉन्ट्स टू बी फ्री. I hope the first stanza is clear. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet range. जो टाइगर है वो अपनी स्ट्राइप्स के साथ मूव कर रहा है और वो केज में सिर्फ कुछ ही स्टेप्स मूव कर पा रहा है बिकॉज द केज इज़ शॉर्ट. एंड on pads of velvet, quite obviously he will be moved through his paws. So he is moving with his paws, and he is very angry, but outwardly he is looking very quiet. Okay,
हेयर सम फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच में आपको बता दूँ कि फिगर ऑफ जो पोएम का इफ़ेक्ट होता है उसको इन्हांस करने के लिए हम तरह तरह के फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो स्टैंजा है उसकी फ़र्स्ट लाइन में ही जो प्रोनाउन है ही, उसे हमने यूज़ किया, सॉरी उसे पोएट ने यूज़ किया है, टाइगर के लिए हमने नहीं यूज़ किया, पोएट ने यूज़ किया। ठीक है, पोएट ने यूज़ किया है टाइगर के लिए। तो इस यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन की डिफिनेशन देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन एट्रीब्यूट्स आर गिवन टू एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज़। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर आइडियाज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ही जो कि ह्यूमन एट्रीब्यूट है उसे यूज़ कर रहे हैं टाइगर के लिए। नेक्स्ट, द पैड्स ऑफ वेलवेट में है मेटाफर। मेटाफर फिगर ऑफ मेटाफर ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन इस हद तक करते हैं कि एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। और मेटाफर और सिमली में काफ़ी हद तक, सिमली भी एक फिगर ऑफ स्पीच है और सिमली और मेटाफर में बस यही डिफरेंस होता है कि सिमली में कंपैरिजन के लिए बीच में एक वर्ड यूज़ होता है एज़ या फिर लाइक, लेकिन मेटाफर में हम उस एज़ या लाइक को हटा देते हैं और एक को दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वो रोज़ की तरह खूबसूरत है, तो यहाँ पर मैं तरह वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो फिर ये क्या है, सिमली है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वो रोज़ है, मैंने रिप्लेस कर दिया, तरह को हटा दिया, सीधा सीधा उसको रोज़ बोल दिया, तो फिर यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है, जब हमारे जो पोएम में यूज़ हुआ पैड्स ऑफ वेलवेट, पॉज को बिल्कुल ही गायब कर दिया, पॉज के लिए वर्ड यूज़ किया गया है पैड्स ऑफ वेलवेट। तो ये है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, in the last line of the first stanza the two contradictory words are used, the quiet and rage। क्वाइट एंड रेज शांत है और गुस्सा है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ हैं। जब कोई दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ ऐसे एक साथ यूज़ होती है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरन। हियर इज़ द डेफिनेशन फॉर यू, एन ऑक्सीमोरन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स विद ऑपोजिंग मीनिंग्स लाइक ओल्ड न्यूज़। So here in the word quiet rage we are using, the poet is using oxymoron figure of speech. You can see the definition of oxymoron. An oxymoron is a figure of speech that combines two contradictory words with opposing meanings। with opposing meanings है, दो बिल्कुल ही अलग अलग सी चीज़ों को एक साथ लिखा जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा क्वाइट रेंज यानी शांत रहना और गुस्से में रहना, दो अलग अलग बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट है ना। ऐसे ही ओल्ड न्यूज़ में तो खुद ही होता है नया, और ओल्ड मतलब पुरानी। ठीक है, डिफेनिंग साइलेंस, ऑर्गेनाइज्ड केओस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। नाउ कम टू द स्टैंजा सेकेंड, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग की मीनिंग होती है टू बी हिडन, एज टू वेट फॉर योर प्रे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ओके, स्लाइड करना मीन्स टू मूव स्मूथली। ही अगेन इज़ यूज फॉर द टाइगर। तो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, शैडो, जो बड़े बड़े से पेड़ है उनके शैडोज़ में छुप रहा है। किस लिए, ताकि वो अपने प्रे पे हमला कर सके। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो ग्रास के पास से गुजर रहा है और ख़ुद को वो हाइड कर रहा है। नियर द वाटर होल, वो किस तरफ जा रहा है, वाटर होल की तरफ जा रहा है। और जहाँ पर वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पे उसको एहसास हुआ है कि कोई मोटा तगड़ा जो डियर है, प्लम मीन्स तगड़ा इन अ हेल्दी वे, मतलब मोटा इन अ हेल्दी वे, तो प्लम डियर जो है वो गुजरा है। हियर द पोइट इज़ आई एम सो सॉरी, इन दीज लाइन्स यानी इन द सेकेंड स्टैंजा the tiger is in its natural habitat and we can see the traits of tiger when it is free। ओके, जब टाइगर जब आज़ाद होता है उस टाइम वो क्या क्या चीज़ें करता है, वो अपने आप को छुपाता है हमले करने के लिए, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासों से स्लाइड करता है मीन्स आपको पहले ही बताया गया पैड्स ऑफ वेलवेट, उसके पैरों के पंजे इतने सॉफ्ट होते हैं कि बिल्कुल स्मूथली मूव करता है। और वो किधर जाता है, जो आसपास जो नदी या तालाब वगैरह होता है जहाँ पर जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे वो किसी मोटे तगड़े हिरन का शिकार करने के लिए जा रहा है।
ठीक है. Now come to the third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Okay, here the tiger is also in its natural habitat, means in its forest. Snarling की meaning होती है warning sounds made by animals, जो घुर्राते हैं ना, जो रोर करते हैं लॉयन और टाइगर्स, वो है snarling. Baring means uncovered. फैंग्स हम बेसिकली स्नेक के फ्रंट टीथ के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पर इसके जो आगे वाले जो टीथ थोड़े लंबे होते हैं, कैनाइंस जो होते हैं, उनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं. उनके लिए पोएट ने यूज़ किया. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज. अभी भी जो टाइगर है उसको पोएट दिखा रहा है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में क्या करता है, वो जो जंगल की एज पे जो घर होते हैं उस तरफ देखकर घुर्राता है, उनको डराने की कोशिश करता है. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने दांतों को दिखाते हुए, वाइट फ्रंट के जो टीथ है उसको दिखाते हुए, जो कि बिल्कुल वाइट से. एंड हिज क्लॉज, अपने पंजों को ऐसे करके दिखाता है. टाइगर कैसे हमला करता है, ऐसे वो अपने पंजों और दांतों को के जेस्चर से और अपनी आवाज़ से उन आसपास रहने वाले लोगों को डराता है. किसको? टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइज कर रहा है गांव के लोगों को जो कहाँ बसे हुए हैं, जो घर जो जंगल के एज पे हैं, उन लोगों को टाइगर अपने दांतों से, अपने क्लॉज से और अपनी रोर से डराने की कोशिश कर रहा है. Now come to the fourth stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब यहाँ फोर्थ स्टैंजा में टाइगर को वापस से केज में दिखाया जा रहा है. The poem is full of the contrasting situation. In the first stanza, the tiger is in the cage. In the second and third stanza, the tiger is again in its natural habitat. So here we can see the natural features, the natural caliber, majesty of the tiger. But in the fourth stanza, the tiger is again the poet is saying that the tiger is again in his cage, and here बट ही इज़ लॉक्ड. लेकिन ये सारी चीज़ें वो करता अगर नेचुरल हैबिटेट में होता, लेकिन वो लॉक है कॉन्क्रीट सेल में, यानी सीमेंट में, अ बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड और वाटर. यहाँ पर लेकिन कॉन्क्रीट मीन्स रियल सेल में वो कैद है. हिज स्ट्रेंथ, जो उसकी ताकत है, वो बिहाइंड बार्स है. बिहाइंड बार्स है मतलब जेल की सलाखों के लिए यूज़ हुआ, प्रिजन के लिए बार्स वर्ड यूज़ हुआ. बार्स के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कहीं स्लाइड नहीं कर सकता, सिवाय अपने केज के जो कुछ स्टेप्स हैं बस उनको वॉक कर सकता है, उनमें ही मूव कर सकता है. और यहाँ पर ऊपर वाले पैराग्राफ में वो क्या कर रहा था, विलेजर्स को टेरराइज करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन जो स्टैंजा 4 है वो उसमें क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को. जितने भी विजिटर्स आए हैं उसको देखने के लिए, वो क्या कर रहा है, उनको टेरराइज नहीं कर रहा बल्कि उनको इग्नोर कर रहा है हेल्पलेसली. वो इतना हेल्पलेस है कि वो उनको इग्नोर कर रहा है, वो उनको टेरराइज करने की हालत में है नहीं. बट इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. ओके, कॉन्क्रीट सेल और बिहाइंड बार्स में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है. एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ साउंड इन द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वर्ड. एलिट्रेशन क्या है, रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट वर्ड्स का. जैसे कॉन्क्रीट सी से है और सेल भी सी से है, तो एक साथ एक सीरीज़ में एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट वर्ड्स लेटर्स रिपीट होते हैं, तो हम वहाँ पर एलिट्रेशन होता है. जैसे कॉन्क्रीट सी से स्टार्ट हो रहा है, सेल भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 कॉन्सोनेंट वर्ड्स और दोनों ही कंसेक्यूटिवली आए हैं, तो कंक्रीट और सेल दोनों क्या है, एलिट्रेशन हो रहा है यहाँ पर. वैसे ही सेम चीज़ बिहाइंड बार्स में भी हो रही है. नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. हियर द पोएट इज सेइंग दैट द टाइगर इज ऑल्सो इन द केज. जो टाइगर है वो अभी भी केज में ही है, और केज में वो लास्ट वॉइस क्या सुनता है, जो कार्स, जो पुलिस की कार्स चक्कर लगाती हैं, पेट्रोल करती हैं, देखती हैं. पेट्रोलिंग यानी टू गार्ड, टू वर्जिन, तो पुलिस की कार्स राउंड लगाती है ना शहर का, देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं. तो वो लास्ट वॉइस क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स के सुनता है. और वो इतना हेल्पलेस है कि वो हेल्पलेसली अपनी ब्रिलियंट आइज़ मीन्स शाइनिंग आइज़ से देखता है शाइनिंग स्टार्स को, यानी उसकी आँखों में जो फ्रीडम की ख्वाहिश है उनसे वो स्टार्स, क्योंकि आसमान पे है, फ्री हैं, वो केज में कहीं नहीं फंसे हैं, तो वो अपनी आँखों से
स्टार्स को देखता है। द वर्ड ब्रिलियंट इज़ यूज फॉर बोथ द आइज एंड स्टार्स टू क्रिएट एन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ब्रिलियंट को आइज़ के साथ भी यूज़ किया गया, ब्रिलियंट को स्टार्स के साथ भी यूज़ किया गया, ताकि कंपैरिजन दिखाया जाए कि स्टार्स भी शाइन कर रहे हैं और उसकी आइज़ भी शाइन कर रही, बट ही इज़ नॉट फ्री एंड द स्टार्स आर फ्री एंड ही इज़ लॉन्गिंग फॉर द फ्रीडम। और जो टाइगर है वो अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को देख रहा है और आज़ादी की ख्वाहिश कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। आप अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी स्टैंजा में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लेट